आज का वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक से संबंध रखने वाला है। जैसे आप के विचार में आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये विचार आता है, ये आपको तुरंत नहीं आता है। आपके नर्व सेल में जो वेव आया, तरंग, उस तरंग से जो सिग्नल उत्पन्न हुआ, उसके बाद आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आपको लगता है कि ये तुरंत तुरंत आया है, नहीं, ये तुरंत तुरंत नहीं आया है। सूर्य प्रकाश को आप देखते हैं, आपको लगता है कि मैं तुरंत ताज़ा ताज़ा देखा हूँ, नहीं। सूर्य प्रकाश, सूर्य के पास जिस समय बना, उस समय से लेकर के आपके आँख तक आने में वैज्ञानिक कहते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। आप जिस प्रकाश को देख रहे हैं वह प्रकाश बासी हो गया है। 8 मिनट 20 सेकंड बीता हुआ है, आप वर्तमान को देख ही नहीं सकते। वर्तमान में, प्रेजेंट में जो वहाँ बना, आप उस रोशनी को नहीं देख सकते, क्योंकि जिस रोशनी को आप देख रहे हैं, यह रोशनी 8 मिनट 20 सेकंड पहले बना था। आप वर्तमान को नहीं देख सकते, तब तक में बातें बीत जाती है। आपको लगता है कि ताज़ा ताज़ा देखिए, तुरंत तुरंत देखिए, वर्तमान में देखिए। क्या वर्तमान में देखिएगा? जब तक में आप देख रहे हैं तब तक में वह पास्ट हो चुका है। ठीक यही बात है कि ये विचार आपके दिमाग में आता है, मैं कौन हूँ, एक विचार है। इस विचार को आने से पहले कुछ बातें घटित हो चुकी होती है। आपके नर्व सेल में जो तरंग उत्पन्न होता है, वेव, वह पहले कुछ सेकंड पहले हो जाता है, फिर ये आता है। आपके कहने या ना कहने, आपके कमांडिंग में ये चीज़ नहीं है, आपके कमांड से बाहर है। वो जैसा सिग्नल होगा वैसा विचार आएगा, ये पहले हो जाता है। अब सोचने वाली बात है कि हम जुड़े हुए हैं, संगठित हैं, बिखर जाएंगे। बात करते हैं बिखरे हुए की, मैं शरीर नहीं, शरीर से अलग की बात होती है। तो जब बिखेरने की बात कहते हैं, जब आप बिखेर जाएंगे, पूरी तरह से बिखर जाएंगे, फिर आपका वो सिग्नल, वेव तब उत्पन्न होता है जब दो चीज़ की टक्कर होती है, रगड़ होती है। अब आप खुद सोचिए कि आपके उस सेल में वेव उत्पन्न ही नहीं होगा, सिग्नल बनेगा ही नहीं, फिर आप ये विचार कहाँ से लाएंगे? मैं, तुम, हम, आप, या कुछ भी, कुछ भी आप लाएंगे कहाँ से? मैंने तो कहा, आप संगठित हैं, ऑर्गेनाइज, आप स्ट्रक्चरल, आपका एक ढांचा है, बंधे हुए, बिखर जाएंगे। यहाँ तक समझते हैं बिखर गया, जो जहाँ से आया है वहीं चला जाता है। आइए अब कुछ बातें हैं
जो मेरे मन में आया कि सेल पढ़ा रहे हैं, इस सेल से संबंधित कुछ बातें बता दूं कि एक सेल दूसरे सेल से अटैच है। हाँ, मैंने इसलिए कहा फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड होलिस्टिक यानी रिलीजन की बात किया कि इससे संबंधित है कि आपके हर बात तो सेल से ही है। बिकॉज सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपके बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है वो तो सेल से ही हो रहा है। सेल से ही पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरा बॉडी बना है। सेल से ही होल बॉडी का फंक्शंस हो रहा है। इसीलिए सेल स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। हर चीज़ सेल से हो रहा है। आपके मन में या आपके जो विचार हैं वह भी यहीं से है। इसलिए मैंने कहा अब बातें आती है कि सेल सेल से चिपकता कैसे। यदि सेल सेल से चिपकता है, बनता है, तो बातें तो दो है कि हम लोगों का शरीर दो प्रकार के सेल से बना हुआ है। 2 टाइप्स ऑफ दिस सेल। एक को कहते हैं सोमैटिक सेल, दूसरा को कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। सोमैटिक सेल से पूरा बॉडी बना हुआ है और रिप्रोडक्टिव सेल से इस बॉडी से दूसरा बॉडी बनेगा, तैयार होगा। जेनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने के लिए उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, गोनेट सेल। तो सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल या तो 2 टाइप के सेल से बॉडी बना है या तो 200 से अधिक टाइप ऑफ सेल से बॉडी निर्मित है। 200 से अधिक टाइप ऑफ सेल है, सेल के प्रकार है। अब आप समझिए, आपकी जो हड्डी है बोन सेल से बोन बना है, मसल सेल से मसल्स, आपका हार्ट जो है कार्डियक मसल्स, कार्डियक सेल से बना हुआ। आपका लीवर जो है, आपका लीवर हेपेटिक सेल से मिलके बना हुआ है। आपका ब्रेन नर्व सेल से मिलके बना हुआ है। आपका आरबीसी सेल, आपका डब्ल्यूबीसी सेल, आपका प्लेटलेट सेल, मतलब आपका जो पूरा बॉडी है वो अलग अलग टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। सब एक दूसरे से चिपक नहीं सकता, जिसका जो है उसी से चिपकेगा। हेपेटिक के लीवर बनना है तो लीवर का सेल लीवर के पास चिपक के बड़ा बनेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। बोन्स का है तो बोन्स में आकर के चिपकेगा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करेगा। बात समझ रहे हैं? तो आइए उस सेल को समझते हैं। मैंने जोड़ा इसीलिए कि कुछ बातें जब होती है तो साइंस सबसे जुड़ता है, सबसे जुड़ा हुआ चीज़ है। आइए अब समझते हैं इस बात को, सेल स्तर से समझते हैं कि सेल जो है यह एक सेल है। इसमें मात्र 3 बात को याद रखने हैं, मात्र 3 बात को मैं कह रहा हूँ। एक तो ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसमें एक न्यूक्लियस है और इस बीच में ढेर सारे ऑर्गेनेल्स। इस ऑर्गेनेल्स का मतलब ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और गोल्जी एपरेटस, ये सब इसमें है। तो इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जोड़ देंगे तो प्रोटोप्लाज्म होगा, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं, और इसका नाम है न्यूक्लियस।
अब हम लोग समझते हैं जिस तरह से एटम के 3 पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पूरे संसार की सृष्टि जो ये है ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात करते हैं, उसी प्रकार से 3 याद रखना है। जैसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसी प्रकार से एटम के 3 पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा न्यूट्रल है। ठीक इसी प्रकार से 3 पार्ट इसका भी, 3 हिस्सा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल के 3 हिस्से को जब जान लेंगे तो हम लोग बहुत कुछ जान लेंगे, बस सेल को समझना है। और मैंने जो बात कही है उस बात पर भी आएंगे, हाँ आएंगे, आइए। तो पहले इसको समझते चलते हैं। ये मैंने कहा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, पहली बार मैंने यही लिखा था, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है लिपिड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि लिपिड 50% अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। अगर किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो 40 से 50% इसको लेते हैं। ये स्ट्रक्चर इसी से बना हुआ है, ठीक है। जब दूसरी बात कर रहे हैं तो ये प्रोटीन से मिलकर बनी है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन से। इसको हम 40% लेके चलते हैं एवरेज में। जब किसी बुक में पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में, तो ये भी 40 से 50% की बात होती है, हाँ। और तीसरी बात, जब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, ये शुगर की बात, चीनी की, तो इसको हम 10% लेते हैं ताकि 50, 40, 90, 10, 100 याद रहे। लेकिन टेक्स्ट बुक में आप पढ़ेंगे 2 से 8% आपको मिलेगा, ठीक है। तो इससे सेल मेम्ब्रेन, सेल का कवर, बाउंड्री बना हुआ है। अब इसको समझते हैं कि लिपिड से क्या क्या बनता है। अब इससे, अब ये कॉम्बिनेशन में होगा, ऐसा नहीं है कि आप घर बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, घर मतलब घेरा हुआ, जो घेरा हुआ है उसमें आप सुरक्षित हैं, घर आराम करते हैं आप। तो आप जो घर बना रहे हैं तो उसमें क्या सब लाए, बालू लाए, सैंड, बालू, गिट्टी लाए, छर्री, सीमेंट लाए, छड़ लाए, ईंट लाए, और जो मटेरियल्स है उसमें आप लाए तो सबका कॉम्बिनेशन है। दीवार बनाना है तो दीवार में क्या सब लगेगा, ईंट लगेगा, सीमेंट, बालू लगेगा, यही लगेगा। जब आप पिलर देंगे तो पिलर में छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू सब लगेगा, छड़ भी उसमें ऐड हो गया, दीवार में तो नहीं लगेगा। फिर उसमें फिर और कुछ बनाएंगे तो और भी लगेगा, मतलब जो जैसा बनेगा कॉम्बिनेशन से बनेगा। ऐसा नहीं है कि बालू लाए उड़ेल दिए, गिट्टी लाए उड़ेल दिए, घर बन गया, नहीं बनता। सबका एक रेशियो है, कॉम्बिनेशन है, मैथमेटिक्स है। तो यही इसका मैथमेटिक्स है। तो अब जो बनेगा इसको कहेंगे फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड जो है मतलब फॉस्फेट प्लस लिपिड, लिपिड मतलब फैट्स। तो फॉस्फेट का मतलब जो फॉस्फोरिक एसिड मतलब H2PO4 से, या उसको कहें PO4 3-, ये फॉस्फेट है, यानी कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से होता है ये फॉस्फेट। तो फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड ये बाइलेयर में होता है, बाइलेयर यानी कि डबल लेयर में, इसको डबल लेयर कहेंगे, डबल लेयर। डबल लेयर, यही लेयर जो है डबल लेयर से
सेल का बाहरी कवर बना हुआ है, इसी से स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्कुल इसी से बना है, इसी से मिलकर के बना हुआ है। कौन चीज़? मेम्ब्रेन। क्योंकि मैं सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ। अभी आगे चलेंगे कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल जानते हैं यही तो कंट्रोल करता है। अब बताएंगे क्या है। अधिक गर्मी तो पिघल न जाए, अधिक ठंडी तो सिकुड़ न जाए, आपका सेल पिघल न जाए, आपका सेल सिकुड़ न जाए, तो सेल मेम्ब्रेन जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को सुरक्षित रखने के काम करता है ये कोलेस्ट्रॉल, ये कंट्रोल करता है। और जब हम आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा था कॉम्बिनेशन, तो अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन, अच्छा दूसरा जगह ले लेते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ग्लाइकोप्रोटीन जानते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलके बना। एक क्या करता है, ये गेट है। क्या है ये गेट है, अब प्लस आईडी है। हर सेल का एक अपना आईडी होता है, नहीं तो ब्लड सेल कार्डियक सेल में जुड़ जाता है, कार्डियक सेल हेपेटिक सेल में जुड़ जाता, हेपेटिक सेल बोन सेल में मिल जाता, बोन सेल न्यूरॉन सेल में चिपक जाता। नहीं जी, सबका एक आईडी है, एक आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, आइडेंटिटी, उसका एक पहचान है। हर सेल का अपना पहचान है। तो और ये गेट है, जिसको गेट कीपर कहेंगे, यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है? गेट कीपर, गेट कीपर है। मजाल है कि कोई बिना पूछे घुस जाएगा, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि सेलेक्ट है कि कौन आएगा कौन जाएगा, ये सेलेक्ट किया हुआ है, सब जा नहीं सकते। और आज आप ये भी समझेंगे कि मेडिसिन कैसे काम कर लेता है, चाहे डायबिटीज़ में इंसुलिन कैसे काम करता है सेल पर। आइए देखिए, धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। और अब बात आती है कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कॉम्बिनेशन से क्या बनाएगा। पहले था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, अब है कार्बोहाइड्रेट लिपिड, जिसको कहेंगे ग्लाइको, क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। ये जानते हैं ग्लाइकोलिपिड ये क्या करता है? ग्लाइकोलिपिड गुल्लू, यही गोंद है, यही चिपकाता है, प्लस आईडी है। इसके पास भी आईडी है, जब तक पहचानेगा नहीं तब चिपकाएगा नहीं। जो हेपेटिक सेल को हेपेटिक सेल पर चिपका देगा, चिपकते जगह तब न बड़ा बनेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उसको आईडी है। इस आईडी के अनुसार वो चिपकता, एक सेल दूसरे सेल से चिपकता है। तो अब बात करते हैं कि एक इससे आगे की। तो अब ऐसे समझिए कि मैंने कहा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन की बात जो किए थे, इस सेल मेम्ब्रेन में जो पहली बात मैंने क्या कहा कि वो जो लिपिड से बना है, तो इस लिपिड में क्या क्या देख लेंगे आप। अब इसमें देखेंगे लिपिड में तो ग्लाइकोल, ये फॉस्फोलिपिड पहले लिख दें, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एक बात देख लिए। दूसरी बात,
ग्लाइको, कोलेस्ट्रॉल भी पहले लिख दें, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल को देख लिए। तीसरी बात ग्लाइको, ग्लाइकोलिपिड। अब देखिए ये तो हम लिख चुके हैं पीछे, लेकिन यहाँ सिर्फ लिपिड से जुड़ा हुआ, लिपिड से फॉस्फेट जुड़ गया तो ग्लाइको फॉस्फोलिपिड हो गया, लिपिड से फॉस्फेट जुड़ा तो फॉस्फोलिपिड, लिपिड से ही बना कोलेस्ट्रॉल, लिपिड से ही कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो ग्लाइकोलिपिड बन गया। अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से जो बनेगा है, प्रोटीन से जो बनेगा तो प्रोटीन से भी कुछ बनेगा, तो प्रोटीन से जो सेल मेम्ब्रेन पर जो कंस्ट्रक्ट होगा, एक को कहेंगे इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन, क्या कहेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे या उसको, और दूसरा को जो कहेंगे उसको कहेंगे पेरीफेरल, पेरीफेरल प्रोटीन या इसको एक्सटर्नल प्रोटीन कहेंगे, प्रोटीन, अरे या इसको एक्सटर्नल प्रोटीन कहेंगे, इसको इंटरनल प्रोटीन कहेंगे। तो और एक और बात, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको ये जी है, ग्लाइकोप्रोटीन ऐसा मैंने पीछे लिख दिया है, लेकिन अब सेपरेट कर लिए कि इससे क्या क्या बन गया, इससे क्या क्या बन गया, इसीलिए और कोई बात नहीं। चलिए कार्ब से क्या क्या बना, कार्ब्स का मतलब समझे कार्बोहाइड्रेट, इससे क्या क्या बना, तो इससे बना तो फिर से आएगा, चूँकि ग्लाइकोलिपिड भी बना तो इसी से, ग्लाइको है, ग्लाइकोप्रोटीन भी तो बना इसी से, चूँकि ग्लाइको तो है, ये ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ भी जोड़ेंगे वहाँ भी जोड़ेंगे, दो जगह इसको जोड़ भी करेंगे, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। मेरी बात समझे, समझना है इसको। अब इसी से मिलके बना तो इसको फिर दोबारा क्या लिखेंगे, हाँ फिर से लिखेंगे तो वही चीज़ लिखाएगा, या अगर आपकी इच्छा है तो ग्लाइको वाला जोड़ दीजिए, ग्लाइको, तो अब इसमें जोड़ दीजिए जो जोड़ना है, एक बार लिपिड को हैं तो यहाँ लिख देते हैं लिपिड, एक बार जोड़ दीजिए किसको, एक बार प्रोटीन को, बस हो तो गया, एक ही बात। अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि सेल के बाउंड्री को समझे, अब भी परिचय है, उस पर कुछ बात बताएंगे, फिर और बात है, फिर और बात है, लंबी चर्चाएं होगी। अब हम बात करते हैं कि सेल के ये बाउंड्री की बात परिचय हुआ, अब इसके वाले जो जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये साइटोप्लाज्म, अब इस साइटोप्लाज्म की बात थोड़ा सा कर लें तो साइटोप्लाज्म, इसकी बात, ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्म, अब हम लोग साइटोप्लाज्म में जो है इसमें तो ढेर सारी चीज़ है, उसको थोड़ा सा ग्रुपिंग कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, एक को कहेंगे साइटोसोल, मतलब क्या, फ्लूइड जो उसमें है, फ्लूइड पार्ट है ना, फ्लूइड पार्ट जो तरल पार्ट है, फ्लूइड हिस्सा जो है उसको कहेंगे। दूसरी बात जो उसमें है तो हम लोग दूसरे को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहेंगे। दूसरे पार्ट को साइटोप्लाज्मिक
ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और तीसरी बात जो उसमें और भी कुछ है जिसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। अब इस बात को समझिए कि ये जो साइटोसोल फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, जो मतलब फ्लूइड इनसाइड द सेल, इसको लिख दें लिक्विड इनसाइड द सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसी को साइटोसोल कहते हैं। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो है इसको समझिए। अब इसमें आएगा तो यहाँ कर लेते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस या बॉडी कहेंगे, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और राइबोसोम, लाइसोसोम, आवाज आ रही है, समझ रहे हैं, सेंट्रोसोम। हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे, पहले इस बात को समझें। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है। अब यहीं पर एक बात और चर्चा होती है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जानते हैं माँ को शक्ति क्यों कहा गया? इसीलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ और बाप दोनों के संयोग से, मतलब मेल एंड फीमेल के स्पर्म एंड ओवम के फर्टिलाइजेशन से, तो माँ और बाप के मिलने से बच्चा पैदा होता है। लेकिन उस बच्चे में माइटोकॉन्ड्रिया किससे आता है? माँ से। पिता का माइटोकॉन्ड्रिया उधरे रह जाता है, बच्चे में माँ का माइटोकॉन्ड्रिया पहुँचता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल का पावर हाउस है, शक्ति है। इसीलिए माँ को शक्ति कहा गया, शक्ति वहीं से मिलती है, ठीक है। तो यही है। अब कुछ बात तो कर ले कि तीसरी बात ये थी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ठीक है। इसमें क्या देखे आप, जो ग्लाइकोजेन है या इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है और सब कुछ है जो कि मतलब कह सकते हैं, उसमें लिपिड है, ठीक है। ये सब क्या लिपिड है, कैल्शियम, वैसे बहुत कुछ होती है। अब हर बात को आगे चल के ये करेंगे। अब अगली बात जो मुझे समझाना था उसमें न्यूक्लियस, तीसरी बात आएगी न्यूक्लियस की। जो तीसरी बात होगी वो न्यूक्लियस की। अभी तक हम लोग ने क्या सीखा?
हम लोग ने अभी तक सीखा सेल के सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। अब 3 बात न बोले थे, सेल के 3 चीज़ सीखना है, तो अब न्यूक्लियस को समझते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। अब हम लोग सीखेंगे कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सभी आदमी जानते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। इन्वेलप लिख दे यहाँ पे, इन्वेलप भी कहते हैं। और दूसरी बात, न्यूक्लियोप्लाज्म या करियोप्लाज्म इसका ही किसका, ये न्यूक्लियस के अंदर आता है। और न्यूक्लियोलस, और जो बात हम लोग करेंगे न्यूक्लियर फाइबर की या क्रोमेटिन फाइबर भी कहते हैं उसको, तो हम लोग यहाँ बगल में लिख लेते हैं क्रोमेटिन, यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा है तो चौथा में क्रोमेटिन, इसी से क्रोमोसोम बनेगा, गुणसूत्र क्रोमेटिन फाइबर। और जो 5वां है न्यूक्लियर लेमिना। अब समझिए, सेल के 3 चीज़ों को हम लोग को समझना था। क्या क्या समझना था? अब यहाँ से थोड़ा सा ये कर लें, पहले परिचय होना था। ये जो है ये सेल का मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। इस बाउंड्री में क्या क्या है देख लिए कि लिपिड, प्रोटीन, फैट से मिलकर बना है। कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, इससे मिलकर के ये बना हुआ है। अब इसमें आए, इसमें देखें, इसके इस साइटोप्लाज्म के भी कई पार्ट हैं। साइटोसोल जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। फिर अगला हिस्सा देखें कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब चीज़ को देखें। फिर इसमें जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स है, जिसमें कि ग्लाइकोजेन और क्या कहते हैं, फिर कैल्शियम ऑक्सीडेट और सब की जो हम स्टडी किए इसमें। अब इसमें जब आए तो इसमें क्या देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, करियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, और उसमें जो मतलब क्रोमेटिन फाइबर जो है, ये सब चीज़, न्यूक्लियर लेमिना, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत स्टडी किए। अब आते हैं इस पर कि सेल का, ये सेल है और ये सेल का, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। तो इसको अगर हम काट लें यहाँ से तो ये ऐसा दिखेगा। अगर इसको बड़ा बड़ा करेंगे तो कोई रस्सी या रबर नहीं है, तार नहीं है, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे करके बना हुआ दिखेगा। जब इसको और बड़ा करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से 2 हिस्सा वाली बात होगी, एक बाहर का लेयर, एक अंदर का लेयर, 2 लेयर में दिखेगा। मतलब है कि इसका एक बाहर का, एक अंदर का लेयर दिखेगा। तो हम यहाँ कर देते हैं ये एक्सटीरियर
और इधर वाले हिस्सा में जिसको कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसको लिख देते हैं इंटीरियर। हो गया इस वाले को। अब अगर इसको बड़ा करते हैं, जानते हैं ऐसा दिखता है गोल, ऐसे गोल घुमा हुआ ऐसा दिखता है। आइए ना इसी को दिखते हैं और ऐसा है ऊपर नीचे से, ऊपर नीचे कौन चीज़, वही लाइन है, इसी लाइन की बात कर रहे, यही ऐसे है, सेम ऐसा है। अब इसमें ऐसे है, ये देख रहे हैं ऐसे अंदर में, उसके अंदर ऐसे ऐसे हे जो बना है, ये जो बना है, चूंकि आपको ऐसा है तो मतलब है ऐसा, इस पर जो इस तरह से इसी को हम काटे हैं। अब बड़ा करेंगे तो नीचे से भी इस तरह से है और ऊपर से भी इस तरह से है, इस तरह से, इधर से भी ऐसा, इधर से भी ऐसा, ऐसा है, ठीक है, नीचे ऊपर इस तरह से है, इधर से, बस यही गोला की बात है। ऐसा ये जो बना है इसी को कहते हैं फोस्फोलिपिड। ये फोस्फोलिपिड से बना है, हे भी फोस्फोलिपिड से बना है। इसीलिए इसको बाइलेयर कहते हैं। बाइलेयर मतलब बाहरों से अंदरों से दो गो लेयर, डबल लेयर को बाइलेयर कहते हैं। किसको? डबल लेयर को। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें ये जो देख रहे हैं फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, मतलब बाहर से भी अंदर से भी। देखिए ये तो इधर क्या है, आपको इधर तो समझ रहे हैं क्या है, इधर अंदर में क्या है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड है। बाहर तो बाहर है, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है, ये इंट्रा सेल्यूलर है। एक्स्ट्रा मतलब उधर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, मतलब सेल के बाहर फ्लूइड है, ये सेल के अंदर फ्लूइड है। आइए इस पर है, इसको किसी एक को ऐसा बना लीजिए। ये जो है ये क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इसी तरह से कई चैनल मिलेगा आपको, प्रोटीन चैनल, टनेल चैनल प्रोटीन, ये ठीक है। इस पर कहीं कहीं ये जो देख रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल। इस पर इस तरह से ग्लाइको प्रोटीन इस पर, इसी पर इस तरह से ग्लाइकोलिपिड भी है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड पर हम जानते हैं। ग्लाइकोलिपिड जो है क्या है, वो ग्लू प्लस आईडी है, चिपकाने काम करता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ये पहचानता, ठीक है। चलिए अब इसको हम समझाते हैं ऐसे, ये आइए इसमें पहले यहाँ से समझते हैं कि सेल का जो बाउंड्री है, सेल का जो
चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसा देख रहे हैं, ऐसा। अब देखिए दिखाई पड़ रही होगी, हाँ ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से है, ये सिंपल में देखिए टांगें इस तरह से, इसकी टांगें ऐसे हैं, तो ये पूरे मिल करके एक दीवार बनी हुई है, यही सेल की दीवार है। मैंने समझाने के लिए ऐसा किया। अब इसको थोड़ा सा और डीप में जाएं, जहां मैंने इस तरह से दर्शाया है, ये सेल मेम्ब्रेन है, देख लीजिए, ये चैनल प्रोटीन है, हाँ देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन है ना, और ये ग्लाइकोलिपिड है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये चैनल प्रोटीन है। दोनों तरफ से देखिए इसका ये चैनल बना हुआ है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है। तो ये आप इसको और बेहतर तरीक़ा से समझिए और निकालते हैं। और हाँ इसको देखिए, इसको आइए इसको समझते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल है, फिर इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है ये देखिए। चूँकि फॉस्फोलिपिड का ऐसा है रूप, फॉस्फोलिपिड का ऐसा है, फॉस्फोलिपिड जो है इस तरह से है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक ऐसा लेते हैं कि ये है फॉस्फोलिपिड, ऐसा ये टांगे हैं, इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं टेल, नंगरी पुछड़ी है ये। हेड जो है ये क्या होता है जानते हैं, ये होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है ये, हाइड्रोफिलिक होता है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक ये बी है, हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफिलिक मतलब हो गया वाटर लवर। आई पानी से दोस्ती नहीं रखता है, ये पानी से दोस्ती रखता है। तो बस नीचे से ऐसा था, तो ये हो जाएगा वाटर लवर, ये हो जाएगा हेड। तो अभी तो आप देखे थे, तो इधरों पानी रहेगा उधरों पानी रहेगा, इस बीच में पानी रह ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पानी को, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, वाटर को रहने ही नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो जब इसको समझे तो आप ऐसे समझिए, तो इधर भी मतलब हाइड्रोफिलिक है, और इधर जो है सो हाइड्रोफोबिक है, लेकिन दोनों लेयर मिला करके ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगा, डबल लेयर कहलाएगा। शायद समझ गए। कौन चीज़ अब एंट्री करेगा, कौन चीज़ एग्जिट करेगा, इस पर जो है सो चौकीदार है, गेट कीपर है। इसी चीज़ को न कहते हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। मेम्ब्रेन किसको जाने देगा, किसको नहीं जाने देगा, यहीं पर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा यहाँ चलते हैं आगे की तरफ। ये चीज़ देखें। अब थोड़ा सा इसके डिवीज़न को देख लेंगे। सेल डिवीज़न जो है, सेल डिवीज़न हैपेंस फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीज़न क्यों होता है, तो मोटे मोटे तौर पर ऐसे समझें कि सेल डिवीज़न ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हीलिंग के लिए, इस सब चीज़ के लिए क्या है, सेल डिवीज़न होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। अब जो है
ये माइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, इसमें डायरेक्ट डिवीजन होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब चीज़ नहीं होता है, डायरेक्ट डिवीजन होता है। तो डायरेक्ट डिवीजन होता है तो इसीलिए इसको डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। न्यूक्लियस एंड सेल डायरेक्टली स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, 2 भाग में बढ़ जाता है डायरेक्ट। क्रोमोजोम्स नॉट फॉर्म, इसमें क्रोमोजोम नहीं होता। 2 अनइक्वल सेल्स कैन फॉर्म, इसमें 2 अनइक्वल सेल में डिवाइड हो जाता है। जबकि यहाँ देखिए माइटोसिस ये इक्वेशनल डिवीजन बराबर हिस्सा में बटेगा। 46 क्रोमोजोम है तो फिर जो बनेगा 2 एगो सेल से 2 सेल बनेगा, लेकिन उसमें भी 46, उसमें भी 46 रहेगा। 1 सेल से 2 आइडेंटिकल डिप्लॉयड सेल होगा, 2 सेल बनेगा लेकिन सेम आइडेंटिकल सेल होगा, 2 कॉपी। मियोसिस में जो है रिडक्शनल डिवीजन होगा, समझ गए। अब देखिए रिडक्शनल क्या है। 1 सेल से 4 डिफरेंट हैप्लॉइड सेल बनेगा, आधा आधा हो जाएगा, सेल 4 बन जाएगा। 2 डिविजन्स अकर, इसमें अब देखिए 1 सेल से 4 डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स, 2 डिविजन्स अकर, इसमें 2 बार डिवाइड होता है। पहली बार मियोसिस 1 होता है, दूसरी बार मियोसिस 2 होता है। जब मियोसिस 1 होता है तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, जब मियोसिस 2 होता है तो इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसमें 4 डॉटर सेल बनता है। तो इसको भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आप समझ सकते हैं। चलिए निकल गया। अब देखिए ये जो सेल माइटोसिस है, हम मियोसिस की बात भी करेंगे, अभी माइटोसिस का किए हैं। मियोसिस में 4 बनता है, यहाँ देखिए ये माइटोसिस सेल डिवीजन सेम हो गया है। यहाँ देखिए जो चीज़ यहाँ था वही चीज़ इसमें भी है, यहाँ रेप्लिकेशन हुआ है। अब मियोसिस में रेप्लिकेशन तो होता है यहाँ, लेकिन ये देखिए यहाँ डिप्लॉयड, यहाँ हैप्लॉयड है, हाफ हो गया, हाफ, लेकिन 4 गो बन गया है। ये मियोसिस और माइटोसिस को आपने समझा। आइए अब माइटोसिस को अभी हमको समझना है। ये है माइटोसिस का, इसको समझिए। पूरा सेल जो डिवीज़न होता है 24 घंटे में, 24 घंटे में सेल डिवीज़न होता है। 23 घंटा तैयारी करता है, 1 घंटा में डिवीज़न होता है। 23 घंटा में तैयारी लगाता है, तैयारी में लगाता है 23 घंटा, 1 घंटा में डिवीज़न होता है। मतलब ये हुआ इस पूरे डिवीज़न को, सेल साइकिल को 24 घंटा मानेंगे तो उसमें 2 फेज होता है। एक को कहते हैं इंटरफेज, एक को कहते हैं माइटोसिस फेज, नहीं समझे, एम फेज। एक को कहते हैं एम फेज, एक को कहते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज जो है, इंटरफेज 95% टाइम लेता है। इसको छोड़ दीजिए, ई कलर वाला को, यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं इंटरफेज। इसको कहते हैं एम फेज। इंटरफेज में क्या होता है, गैप 1 ये ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है, सेल ग्रोथ करता है, साइज एंड वॉल्यूम बढ़ता है। और उसके बाद होता है G1, G0, इसका मतलब होता है रेस्टिंग फेज। ये है ग्रोथ फेज, ये है रेस्टिंग फेज, इसमें रेस्ट करता है। तब चला जाता है सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है, 2 कॉपी होता है। इसके बाद G2 में जाता है, इसको कहते हैं चेक पॉइंट। यहाँ चेक होता है कि सही में सेल डिवीज़न करने के लिए तैयार है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करता है, इसलिए चेक पॉइंट है। यहाँ तक आने में 23 घंटा लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 23 घंटा। अब घुसेगा एम फेज में, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस में अलग हो जाएगा। देखिए इसमें प्रोफेज में क्या है, विजुअल हुआ है, डिवाइड करने के लिए अब दिख रहा है। यहाँ मेटाफेज में सब बीच में आ गया है।
एनाफेज में पोल की तरफ, दोनों सेंटर की तरफ जाने को है, जा रहा है। और टेलोफेज में दोनों अपना अपना हिस्सा ले लिया है, किसको किधर जाना है, कहाँ तक जा रहा है, अपनी ओर नज़दीक चल जा रहा है। और साइटोकाइनेसिस में हो गया है, ये भी अपना हिस्सा ले लिया, ये भी अपना हिस्सा ले लिया। अब यहाँ से ये धीरे धीरे चिपक जाएगा, दो भाग में बट जाएगा। इसी को कहते हैं इसको कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन।